हेलो दोस्तों, मैं श्रेयांश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पथ आप सबसे जीपी बोर्ड में। दोस्तों, आज हम लोगों का 5वां लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे लीवर यानी कि यकृत। लीवर क्या होता है और लीवर का क्या क्या काम होता है। जैसे कि हमने चौथा चैप्टर में पढ़ा था अमाशय। अमाशय को कितने भागों में विभाजित किया गया था, अमाशय में क्या क्या होता है। जो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ना देखा हो और लेक्चर 4 वे जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन चारों लेक्चरों का लिंक पिन कर दिया गया है, तुरंत ही उसे देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए। दोस्तों, जैसा कि हम आपको चौथे लेक्चर में बताए थे कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा यकृत यानी कि लीवर। लीवर के बारे में फुल इंफॉर्मेशन लेके आ गए हैं। लीवर का क्या क्या काम होता है, उसमें क्या क्या पाया जाता है, कौन सा रस पाया जाता है। दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं लीवर के बारे में। लीवर यानी कि यकृत, लीवर को हिंदी में यकृत कहा जाता है। दोस्तों, आप लोग, मेरे भाई मेरी बहन जो भी हो, आप सब एक पथ आप सबसे जीपी बोर्ड परिवार से जुड़ गए हैं। यानी कि ये जो परिवार है पथ आप सबसे जीपी बोर्ड, आप इस परिवार को, बहुत सारे सदस्यों को इस परिवार में जोड़िए। चलिए हम यकृत के बारे में पढ़ेंगे, यकृत क्या होता है। देखिए दोस्तों, यह मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये जो यकृत है, कहा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। ऑब्जेक्टिव टाइप फिर से यहाँ से बन गया एक ऑब्जेक्टिव टाइप। कोई पूछ लिया या किसी भी एग्जाम में कोई भी पूछ लिया कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है। दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। यानी यह पित्तरस का निर्माण करता है। यानी कि यकृत में ही है, यकृत में पित्तरस का निर्माण होता है। ये जो पित्तरस है यकृत में ही बनता है। देखिए, जिसे पित्ताशय में संग्रहित किया जाता है। ये जो पित्तरस होता है उसे पित्ताशय में एकत्रित किया जाता है, यानी कि इकट्ठा किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर पित्ताशय भी है। पित्ताशय के बारे में देखिए क्या है, यानी कि पित्ताशय नाभपत्ति के आकार का थैला होता है, थैला होता है। ये जो पित्ताशय है, नाभपत्ति का नाम आप लोग ने सुना होगा, उसी के आकार का एक थैला होता है। यह यकृत से निकलने वाला, यानी कि निकलने वाला पित्त जमा करता है। हमने कहा ना, यकृत से क्या निकलता है, पित्तरस निकलता है, जो कि पित्ताशय में जाकर स्टोर होता है, वहीं पर जमा होता है, इकट्ठा होता है कहा जाए तो। चलिए आगे हम कहेंगे, यानी कि पित्र पीले हरे रंग का क्षारी द्रव होता है। यानी कि जो पित्र निकलेगा वो किस रंग का होगा, पीला होगा और हरा। यहाँ पर देखिए साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है, यानी कि पित्र पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। देखिए दोस्तों, जो हम लोग ने भोजन किया था, अमाशय में गया था, उसमें जो फंडिक भाग था उसमें HCl यानी कि अम्लीय द्रव था, यानी कि वो भोजन को अम्लीय करता था। अब वहां पर तो अम्लीय हो गया, अब वो अगर छोटी लीवर में जाएगा, बड़ी लीवर में, वो प्रॉब्लम करेगा। इसीलिए ये जो पित्त रस निकलता है वो भोजन को क्षारी बनाता है। क्या बनाता है, क्षारी बनाता है। देखिए यहाँ पर क्षारी द्रव होता है हर, यानी कि जिसका पीएच मान 7.7 होता है। यानी कि कोई भी पूछ लिया पित्ताशय का पीएच मान क्या होता है, 7.7 होता है। भोजन के माध्यम को क्षारी कर देता है। हमने बताया ना, जो भोजन है उसे ये जो पित्तरस है क्षारी कर देगा। क्या कर देगा, क्षारी। चलिए दोस्तों, हम लोग एक बात अच्छे ढंग से फिर से समझने की कोशिश करेंगे। हमने आपको बताया था, देखिए ये हो गया हमारा लीवर यानी कि यकृत, और ये जो है ग्रीन यानी कि हरा नीला वाला, ये है पित्ताशय। दोस्तों, हम लोगों के पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, इसीलिए जैसा भी चित्र है आप लोगों के सामने है। हम लोग भी एक दिन डिजिटल बोर्ड पे पढ़ेंगे, हर एक डायग्राम को अच्छे ढंग से समझाएंगे। दोस्तों, तब तक हम लोग इसी अपने पुराने व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ेंगे। चलिए देखिए, यकृत हमने बताया ना, इसे हिंदी में यकृत कहते हैं लीवर को।
मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। यकृत से ही पित्र रस का निर्माण होता है। पित्र रस का निर्माण किससे होता है? यकृत से ही। यानी कि हाँ, जिसे पित्ताशय में संग्रहित यानी कि इकट्ठा जो पित्र रस निकलेगा पित्ताशय में इकट्ठा होगा। इधर देखिए, यानी कि पित्ताशय अनाहपत्ति के आकार की थैली होती है। जो पित्ताशय है ये वाला भाग, ये देख रहे हैं अनाहपत्ति जैसी आकार है इसका। और यानी कि जिसमें यकृत से निकलने वाले पित्त जमा होते हैं। हमने बताया ना, जो यकृत से पित्त निकलेंगे वो कहाँ जमा होंगे, यानी कहाँ स्टोर होंगे? पित्ताशय में स्टोर होंगे। देखिए, जो पित्र होता है वो हरे और पीले रंग का होता है। दोस्तों अभी हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें है जो कहते हैं लैट्रिन, वो पीला क्यों होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों देखिए, ये जो पित्राशय है इसका पीएच मान कितना होता है? 7.7। हम एक ट्रिक बता रहे हैं, आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये जो पित्र है यानी कि ये जो पीएच मान होता है ये अम्लीय है या क्षारीय। दोस्तों आप लोग एक स्केल बनाइए, यहाँ पर बीच में सेवन कीजिए। 0 से पहले देखिए 0 से 7 और फिर 14। देखिए 0 से 7 यानी 7 से इधर आएगा तो अम्लीय होगा, अम्लीय होगा। और 7 से 14 के इधर जाएगा तो जो भी पीएच मान रहेगा वो क्षारीय होगा। चलिए दोस्तों, इसे आप अच्छे ढंग से नोट कर लीजिए। हम बार बार कह रहे हैं, जो लेक्चर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ना देखा हो, प्लेलिस्ट में उसका लिंक हमने पिन कर दिया है। आप लोग जाइए तुरंत लेक्चर 1, 2, 3, 4 देखिए। लेक्चर 1 में पढ़ा गया जीव प्रक्रम के बारे में, लेक्चर 2 प्रकाश संश्लेषण, लेक्चर 3 पाचन तंत्र और लेक्चर 4 आमाशय। ये लेक्चर 5वां है जो कि यकृत के बारे में आप लोगों को समझाया जा रहा है। दोस्तों इसे अच्छे ढंग से किसी फेयर में, ये नहीं कि किसी रफ में नोट कर लीजिए, किसी फेयर में अच्छे ढंग से आप लोग इसे उतार लीजिए। अगला टॉपिक हम आपको बताएंगे, क्योंकि हम लोगों के पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि क्लिक किए दूसरा टॉपिक लग गया। हम लोगों को टाइम लगता है, लिखेंगे तब आप लोगों को समझाएंगे। चलिए दोस्तों, इसे अच्छे ढंग से कहीं कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अग्नाशय। अग्नाशय देखिए, इससे अग्रासीय रस निकलता है। यानी कि अग्नाशय से क्या निकलता है? अग्रासीय रस। यह क्षारीय द्रव होता है। जो अग्रासीय रस निकलेगा यह क्षारीय द्रव होता है। इसका भी पीएच मान क्या होगा? देखिए, इसका पीएच मान 7.8 से 8.3 तक होता है। इसमें 3 प्रकार, यानी कि इसमें 3 प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थ, यानी कि ये जो अग्रासीय रस होता है इसमें से 3 मुख्य भोज्य पदार्थ का पाचन होता है। देखिए कौन कौन सा भोज्य पदार्थ है। देखिए पहला है कार्बोहाइड्रेट। आप लोगों को तो पता होगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में होता है। उसे कौन सा एंजाइम पाचन करता है? यानी कि टायलिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। देखिए वहां पर भी उसका पाचन हुआ, यहाँ पर यानी कि अग्नाशय में भी उसका पाचन होगा। अग्नाशय में कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम्स होता है। यानी कि ये जो है अग्रासीय रस ये क्षारीय होता है। इससे मुख्य 3 प्रकार के जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसका पाचन होता है। भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का पाचन होता है। यानी कि एंजाइम्स होता है को पचाने के लिए एंजाइम्स, ये एक प्रकार के एंजाइम्स भी है, इसीलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो अग्नाशय है, मुंह में जो भोजन खाए थे हम लोग, मुंह से उसका पाचन हुआ। किसमें? अमाशय में आया जब उसका पाचन हुआ। अमाशय से HCl अम्लीय था, उसमें भी पाचन हुआ। फिर हम लोगों का आया लीवर में। लीवर में क्षारीय जो था वो क्षारीय पित्त रस जो क्षारीय था वहां पर भी उसका पाचन हुआ। अब लास्ट स्टेज आ गया अग्नाशय में। अब यहां से भोजन का पाचन नहीं होगा, संपूर्ण पाचन यहीं पर हो गया। देखिए एक बार और देख लीजिए, इससे अग्रासीय रस निकलता है। यानी कि अग्नाशय से ही अग्रासीय रस निकलता है। यह क्षारीय द्रव होता है। ये जो रस निकलेगा ये क्षारीय द्रव होगा, जिसका पीएच मान 7.8
3.8.3 होता है। इसमें 3 प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थ, यानी कि ये जो अग्रासीय रस है, इसमें से मुख्य भोज्य पदार्थ 3 होते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को पाचन के लिए एंजाइम्स होता है। ये जो है एंजाइम्स इसी को पचाता है, इसीलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। यानी कि ये जो अग्नाशय है, इसी में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। दोस्तों, हम क्या कहना चाहते हैं, पहले आप लोग एक बार अच्छे समझ लीजिए। हमने जो भोजन किया वो मुंह से, ग्राफनली से होते हुए अमाशय में आया। अमाशय को 3 भागों में बांटा गया है, यानी विभाजित किया गया। पहला कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक में HCl अम्ल पाया जाता है, जो कि जो भोजन है उसे अम्लीय किया। फिर आया काम फंडिक में 4 घंटे लगभग भोजन स्टोर रहा, उसका अच्छे से पाचन हुआ। फिर कहां पर आया, पाइलोरिक में जठर ग्रंथि होती है, जो जठर रस का निर्माण करता है। जठर रस 2 प्रकार के रसों से मिलकर बना होता है। पहला है पेप्सिन, दूसरा रेनिन। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन किया और रेनिन दूध को पचाया। फिर उसके बाद हमारा भोजन कहां पर आया, लीवर में जो पित्त रस का निर्माण होता है वो पित्ताशय में जाके स्टोर होता है। जो भोजन है उसे क्षारी किया, क्षारी करने के बाद लास्ट स्टेज अग्नाशय में आया। अग्नाशय में अग्राशयी रस, सॉरी दोस्तों थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, अग्राशयी रस निकलता है। ये जो अग्राशयी रस है वो भी कैसा है, क्षारी है। जो अग्राशयी रस का पीएच मान 7.8 से 8.3 होता है। इसमें 3 मुख्य प्रकार के भोज्य पदार्थ को पचाया जाता है। कौन कौन से है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। इसके बाद देखिए, को पचाने के लिए एंजाइम्स होता है, इसीलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। यानी कि इसको पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है, क्योंकि सारा भोजन जो हम लोगों ने खाया था वो अग्नाशय में ही आके उसका सारा पाचन हो गया। चलिए दोस्तों, आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आ रहे हैं आपके सामने। चलिए दोस्तों, ये जो भोजन है, अब हम बताएंगे कि भोजन हमारे मुंह में रहता है तो उसे क्या कहते हैं, जब अमाशय में जाएगा तो उसे क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, जब भोजन मुंह में रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, बोलस। क्या, बोलस। यानी कि ये विज्ञान की लैंग्वेज है, जीव विज्ञान की। जब यानी कि भोजन मुंह में रहेगा तो बोलस कहेंगे। जब भोजन मुंह से, ग्राफनली से होते हुए अमाशय में आ जाएगा तो काइम कहेंगे। क्या कहेंगे, काइम। और देखिए, काइल जो होता है, यानी कि इसे हम अपने भाषा में कहेंगे तो लैट्रिन, जो लैट्रिन होता है उसे काइल कहेंगे। बिलिरुबिन के कारण ही लैट्रिन जो होता है वे पीला होता है। हम लोग तो खाते हैं, हरी सब्जी खाएंगे तो हम लोगों का लैट्रिन जो है वो हरा होना चाहिए, नहीं, बिलिरुबिन के कारण ही ये लैट्रिन जो है पीला होता है। दोस्तों, कोई पूछ लिएगा कि लैट्रिन पीला क्यों होता है, तब आप लोग सीधे कह दीजिए उसमें बिलिरुबिन के कारण लैट्रिन हम लोगों का पीला होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, यानी कि छोटी आंत बताएंगे। उसके बाद बड़ी आंत, यानी कि छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, उसके बाद चैप्टर को, यानी कि क्लास को, चैप्टर में तो अभी पढ़ना है श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। अभी 3 टॉपिक बचा है, उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, तब जाके चैप्टर कंप्लीट होगा, तब हम लोग दूसरे चैप्टर पे आएंगे। चलिए दोस्तों, इसे आप लोग समझ लीजिए या कहीं पर नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या, यानी कि छोटी आंत, क्षुद्रांत कहेंगे। यानी कि जो क्षुद्रांत है, क्षुद्रांत को 3 मुख्य भाग होते हैं। क्षुद्रांत में 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, पहला ग्रहणी, दूसरा मध्यांत, तीसरा शिशास्त्र। यानी कि ये जो ग्रहणी है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ग्रहणी क्या है, देखिए, इसका लंबाई 25 सेंटीमीटर, यानी कि जो ग्रहणी है उसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर तक होती है। यह क्षुद्रांत के तीनों भागों में से सबसे छोटा मोटा भाग है। ये जो ग्रहणी है, ये कह सके तो आप लोगों को, ये जो क्षुद्रांत है, ये तो शायद पता नहीं होगा, इसे हिंदी में कहते हैं क्षुद्रांत। जो छोटी आंत है, ये इसमें 3 भाग होते हैं, यानी कि पहला ग्रहणी, मध्यांत्र
शिशात्र, यानी इन तीनों भागों से सबसे छोटा मोटा भाग है। ये जो ग्रहणी है सबसे छोटा मोटा भाग होता है। यानी ग्रहणी में अग्नाशय से निकलने वाला, जो अग्नाशय से कौन सा रस निकला था, अग्नाशीय रस, अग्नाशीय रस जो निकला था, तथा यकृत से निकलने वाला पित्तरस, अग्नाशय से अग्नाशीय रस निकला था और यकृत यानी कि लीवर से क्या निकला था, पित्तरस, दोनों आकर मिलते हैं। दोनों यानी कि जो लीवर से निकला था पित्तरस और अग्नाशय से निकला था अग्रासीय रस, अग्नाशीय रस, ये आगे ग्रहणी वाले हिस्से में ही मिलेंगे। दूसरा देखिए मध्यांत, मध्यांत में ज्यादा कुछ नहीं होता, मध्यांत की लंबाई 2.2 मीटर होता है। क्या होता है, कोई पूछ लिया यानी कि मध्यांत की लंबाई कितनी होती है, तब आप लोगों का सीधा आंसर होगा मध्यांत की लंबाई 2.2 मीटर होती है। चलिए दोस्तों तीसरा आ गया सेपात्र। सेपात्र यानी कि क्षुद्रांत का सबसे अंतिम भाग, यानी कि हमने कहा था ना इसमें 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, मध्यांत्र यानी कि शिशात्र। शिशात्र जो है यह यानी कि क्षुद्रांत कहा जाए तो छोटी आंत की अंतिम भाग है। यहाँ पर लिखा है क्षुद्रांत, क्षुद्रांत का अंतिम भाग और सबसे लंबा भाग होता है। ये जो शिशात्र है यह यानी कि छोटी आंत का अंतिम भाग है और ये सबसे लंबा होता है। इसकी लंबाई लगभग 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। आप लोग समझ जाइए कि 3.5 मीटर कितना होता है, 3.5 मीटर तक होता है। चलिए दोस्तों एक बार हम अच्छे समझते हैं, उसके बाद हमारा टॉपिक है स्वांगीकरण, उसके बाद बढ़िया है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप लोगों के साथ शोषण। हमने बताया था ना कि जब जीव प्रकरण का पहला लेक्चर पढ़ा रहे थे तब उसमें बताया था हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, पोषण पढ़ना है, शोषण पढ़ना है, उत्सर्जन और परिवहन। ये देखिए ये पोषण वाला है, पोषण के बाद हम लोग पढ़ेंगे शोषण, शोषण के बाद पढ़ेंगे उत्सर्जन, उत्सर्जन के बाद पढ़ेंगे परिवहन। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये जो क्षुद्रांत है, क्षुद्रांत या छोटी आंत, क्षुद्रांत को 3 मुख्य भाग होते हैं। क्षुद्रांत में लिख लीजिए, क्षुद्रांत में 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला ग्रहणी, ग्रहणी यानी कि इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है, ग्रहणी की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। यह क्षुद्रांत के तीनों भागों में से सबसे यानी कि तीनों भागों में से सबसे छोटा मोटा भाग होता है। हमने कहा ना ये जो क्षुद्रांत है ग्रहणी में, ये जो क्षुद्रांत के 3 भाग होते हैं उसमें से सबसे छोटी और मोटा या मोटी भाग होता है। देखिए ग्रहणी से अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशीय रस, सॉरी दोस्तों वहां पर जो अग्रासी था उसका अग्नाशी कर लीजिए, अग्नाशीय रस तथा यकृत से निकलने वाला पित्तरस, यकृत से क्या निकलता है, पित्तरस। कोई पूछ लीजिएगा यकृत से कौन सा रस निकलता है, तब आप लोगों का सीधा आंसर होगा यकृत से निकलने वाला पित्तरस आकर मिलते हैं। पित्तरस और अग्नाशीय रस कहाँ मिलेंगे, ग्रहणी वाले हिस्से में मिलेंगे। चलिए मध्यांत्र पढ़ते हैं। मध्यांत्र की लंबाई 2.2 मीटर होती है। दोस्तों मेरे प्यारे भाई मेरी बहन, ये जो मध्यांत्र है इसकी लंबाई 2.2 मीटर होती है। शिशांत्र यानी कि क्षुद्रांत का सबसे अंतिम भाग यानी कि जो छोटी आंत है उसका सबसे अंतिम भाग और सबसे लंबा भाग होता है, इसकी लंबाई लगभग 3.5 मीटर होती है। चलिए दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिए। हमारा अगला टॉपिक है, हम लोग अगला लेक्चर पढ़ेंगे यानी कि अगला टॉपिक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, स्वांगीकरण, स्वांगीकरण के बारे में। चलिए दोस्तों एक जरूरी बात बता दें, यहाँ पर जो है यही शिशांत्र में क्या होता है, अवशोषित, यानी कि जो हम अवशोषित लिख रहे हैं, अवशोषित जो हम लोग भोजन करते हैं उसका अवशोषण, अवशोषण से जब उसका अवशोषण होगा वो जो पोषण तत्व रहेगा उसमें क्या पाया जाएगा, रसांकुरण, ये जो रसांकुलर है, रसांकुलन होता है, उसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे। ये जो होता है ये मान लीजिए हमारा छोटी आंत हो गया, इसको हमने काट दिया, ये जो छोटे 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 काटे हुए हैं इसको कहेंगे रसांकुलन।
रसानुकूलन क्या होता है, यानी कि जब हम पोषक तत्व को खाएंगे, ये पोषक तत्व जो होता है अवशोषित, यानी कि जो भोजन है वो पोषक तत्व को अवशोषित करेगा, उसके बाद पोषक तत्व धीरे धीरे जाके रक्त के साथ मिल जाएगा। दोस्तों इसका नाम तो कंफर्म नहीं इसको, लेकिन रसानुकूलन कहते हैं। क्या कहते हैं? रसानुकूलन। चलिए दोस्तों हम अगला टॉपिक स्वांगीकरण के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। चलिए दोस्तों हट जा रहे हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण देखिए, स्वांगीकरण वह प्रक्रिया, यानी कि स्वांगीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें अवशोषित पोषक तत्व शरीर की कोशिका में प्रवेश करके उनका हिस्सा बनती है। दोस्तों हमने बताया ना कि जो पोषक तत्व होता है वो पोषक तत्व से जो अवशोषित, यानी कि अवशोषित जो हमने यानी कि भोजन किया था उससे पोषक तत्व को अवशोषित करेंगे, उसके बाद कोशिकाओं में प्रवेश करेंगे। अब कोशिका में प्रवेश कैसी होगी दोस्तों, चलिए हम लोग अच्छे देखिए, ये जैसे हो गया, ये मान लीजिए हमारा हो गया छोटी आंत। छोटी आंत को यानी काट दे रहे हैं, काटने के बाद वो ऐसे दिखेगी। ये जो छोटे छोटे इसमें दिखेंगे काटे, इन्हें कहेंगे रसानुकूलन। रसानुकूलन यानी कि ये क्या करेगा, जो अवशोषित पोषक तत्व होता है, पोषक यानी कि भोजन में अवशोषित पोषक तत्व को अपने और एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि इकट्ठा करेगा। इकट्ठा करने के बाद ये जो पोषक तत्व होता है, पोषक या पोषक तत्व, पोषक तत्व को किसमें परिवर्तित करेगा, यानी कि रक्त, ब्लड जिसे कहेंगे, रक्त में मिलाएगा। रक्त में मिलाने के बाद ये जो रक्त है हमारे बॉडी में जितनी भी छोटे बड़े कोशिका हैं, ये रक्त के जरिए हर एक कोशिका में पहुंचेगा, उसे कहेंगे स्वांगीकरण। चलिए दोस्तों हम लोग एक बार अच्छे समझ लेते हैं स्वांगीकरण किसे कहते हैं। यानी स्वांगीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें अवशोषित पोषक तत्व, हमने कहा ना, जो भोजन से पोषक तत्व अवशोषित करेंगे उसे यानी कि शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश करके उसका हिस्सा बनेंगे। शरीर में प्रवेश कैसे होगा, वो जो पोषक तत्व होता है वो हम लोगों को ब्लड में मिलेगा, यानी जिसे कहते हैं खून, उसमें मिलेगा। उसके बाद ब्लड हर एक छोटी छोटी या बड़ी जितनी भी कोशिकाएं हैं, हर एक कोशिका के पास ब्लड पहुंचेगा। इसी क्रिया को कहेंगे स्वांगीकरण। चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बड़ी आंत। बड़ी आंत पढ़ेंगे, उसके बाद क्लास को समाप्त कर दिया जाएगा। दोस्तों इसे कहीं पर अच्छे ढंग से लिख लीजिए। चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक यानी कि आज क्लास का लास्ट टॉपिक है बृहदांत्र, यानी कि इसे कह सकते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत या ये जो बड़ी आंत है यानी कि बृहदांत्र को प्रकाशय भी कहा जाता है। ये जो दांत्र होता है इसे प्रकाशय भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 5 फीट होती है, यानी कि फुट कह सकते हैं, 5 फुट या फीट। जो बड़ी आंत है उसकी लंबाई 5 फीट तक होती है। यह छोटी आंत से कुछ अधिक चौड़ा होता है या चौड़ी होती है। समझिए जैसे ये हो गया हमारा छोटी आंत, इसकी चौड़ाई इतनी है, और जो बड़ी आंत है उसकी चौड़ाई छोटी आंत से अधिक होगी, यानी कि ज्यादा होगी। दोस्तों हम लोगों का ये जो बड़ी आंत है ये ऐसे रहता है, इसी के अंदर छोटी आंत रहती है। चलिए दोस्तों हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक यानी कि ये जो पहला दूसरा का स्टार है इसको पढ़ रहे हैं। दोस्तों हम बार बार कह रहे हैं इस चैनल पे जो नया है वो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो लेक्चर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ना देखा हो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है चारों लेक्चरों का। आप लोग जाइए तुरंत लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 देखिए। और हम कह रहे हैं ना लेक्चर 1, 2, 3, 4
एकदम शानदार तरीके से पढ़ा गया है, एक एक डाउट को क्लियर किया गया है। दोस्तों अगर आप लोगों को कुछ ना समझ में आए तुरंत मैसेज कीजिए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपका जो प्रॉब्लम होगा उसका सोल्यूशन लेके आएंगे। दोस्तों देखिए हमारा है ये क्या, बड़ी आंत पाचन के रूप में सिर्फ आहार में उपस्थित जलीयांश यानी कि ये जो बड़ी आंत है इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती, इसमें बस एक क्रिया होगी जो यानी कि जो पाचन जो हम लोग भोजन करेंगे पाचन तो हो गया, उसमें जो बचा रहेगा उसमें से जो जल रहेगा उसी को सोखता है। जैसे मान लीजिए सूखता हो गया उसमें जल है तो वो जल को सूख लेगा, इसी प्रकार का काम ये बड़ी आंत करती है। जो हम लोग भोजन किए उसका पाचन तो हुआ, उसमें जो भी बचा था प्रोटीन प्रोटीन सब लीवर में अमाशय में और छोटी आंत में सब हो गया, लेकिन जो उसमें पानी बचा था यानी कि जल कह सकते हैं उसका अवशोषण यानी कि जल को सूखता है। कौन सूखता है? ये बड़ी आंत जल को सोखता है। चलिए दोस्तों हम लोग फिर से आज बता दे रहे हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा लीवर, लीवर यानी कि मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लीवर में पित्तरस का निर्माण होता है जो पित्ताशय में जाकर संग्रहित होता है यानी कि स्टोर होता है। पित्ताशय में जो है ये पित्तरस इकट्ठा होता है। दोस्तों उसके बाद हमने पढ़ा पित्ताशय के बाद छोटी आंत बड़ी आंत। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने कला के नए टॉपिक के साथ जो है शोषण। जय हिंद जय भारत दोस्तों।